सलाम नमस्ते, मैं हूं सलीम अख्तर सिद्दीकी। क्या आप जानते हैं कि हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट से शेयर बाज़ार पर असर क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि निवेशक जानते हैं कि सरकार सब मैनेज कर लेगी, जैसे पिछली बार कर लिया था। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग ने अदानी समूह पर रिपोर्ट जारी की थी, जिससे अदानी ग्रुप को बड़ा नुकसान हुआ था। अदानी समूह पर जारी अपनी पिछली रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने कहा था कि समूह के मालिक गौतम अदानी ने 2020 से ही अपनी 7 लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में हेर-फेर के जरिए $100 कमाए हैं। रिपोर्ट में गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी पर भी गंभीर आरोप लगाए गए थे और कहा था कि वे 37 शेल कंपनियां चलाते हैं, जिनका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में हुआ है। हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट पर बहुत हलचल हुई थी। राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष ने सरकार को निशाने पर लिया था, लेकिन जब सब कुछ मैनेज हो तो क्या किया जा सकता है? सेबी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। 3 जनवरी 2024 को भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने अदानी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी SIT बनाने या केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI को सौंपने के अनुरोधों को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने सेबी पर भरोसा जताया था। इस तरह मामला रफा दफा हो गया था। निवेशकों को लगता है कि इस बार भी मामला रफा दफा हो जाएगा और शायद ऐसा होगा भी। मामला शांत होता जा रहा है, शेयर बाजार अपनी चाल चल रहा है, सब चंगा सी है। एक सवाल है, हिंडनबर्ग ने आरोप सेबी चीफ पर लगाए हैं, जवाब भाजपा नेता क्यों दे रहे हैं? ये रिश्ता क्या कहलाता है? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को क्या तब भी खारिज कर दिया जाता जब आरोप विपक्ष के किसी नेता पर लगते? अदानी और भाजपा के बीच कुछ तो रिश्ता है जो उनके बचाव में पूरी भाजपा उतर आती है। अगर सेबी चीफ और अदानी समूह पाक साफ हैं तो JPC से जांच कराने की दिक्कत क्या है? जांच होने दीजिए ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जांच से वही भागेगा जिसने कुछ किया होगा, कुछ दाल में कालो तो होगा ही। भारतीय जनता पार्टी उन लोगों के साथ मजबूती से खड़ी रहती है जो उसके काम के होते हैं, भले ही उसके ऊपर भ्रष्टाचार के कितने भी गंभीर आरोप लगें। विपक्ष के जिन नेताओं पर भाजपा गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी, भाजपा में जाते ही मैंने जाने किस मशीन से धुलकर पाक साफ हो गए। विपक्ष के जिन नेताओं पर भाजपा मेहरबान रही है, उनके चेहरे एक एक करके सामने आते चले जाएंगे। ध्यान दीजिए, महसूस कीजिए वो कौन से चेहरे हैं। इसी साल इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि 2014 के बाद से कथित भ्रष्टाचार के लिए विपक्ष के 25 नेता जो केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई का सामना कर रहे थे, BJP में शामिल हुए और उनमें से 23 को राहत मिल गई। उनके खिलाफ जांच या तो बंद हो गई या ठंडे बस्ते में चली गई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की 2014 के बाद जिन प्रमुख राजनेताओं का जिक्र किया जा रहा है, विपक्षी दलों से BJP में शामिल हो गए। इनमें से कांग्रेस के 10 हैं, NCP और शिवसेना के 4-4, TMC से 3, TDP से 2 और समाजवादी पार्टी और YSRCP से 1-1 नेता शामिल है। विपक्षी दलों के पार्टी बदलने के बाद जांच एजेंसी की कार्रवाई अमूमन निष्क्रिय रही है। 2022 में द इंडियन एक्सप्रेस की एक जांच से पता चला था कि 2014 के बाद जब NDA सत्ता में आया तो कैसे ED और CBI ने 95% प्रमुख विपक्षी राजनेताओं के खिलाफ कार्रवाई की। जब मोदी सरकार विपक्षी नेताओं पर मेहरबान हो सकती है तो अपने लोगों पर मेहरबान क्यों नहीं हो सकती? उनका तो मुस्तैदी से जब बचाव करेगी। इसलिए कोई अगर ये सोचता है कि सेबी चेयरपर्सन माधवी बुश के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा तो वह गलत सोचता है, उसे अपनी सोच बदल लेनी चाहिए। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के लिए जेल जाना और बाहर आना बहुत आसान है। वह पैरोल या फर्लो का प्रार्थना पत्र देता है और अदालत फौरन प्रार्थना पत्र को मंजूर करते हुए राम रहीम को पैरोल या फर्लो दे देती है। पैरोल और फर्लो में अंतर होता है, लेकिन दोनों में ही राम रहीम कुछ दिनों के लिए बाहर आ जाता है। ये सुविधा राम रहीम जैसे मुजरिमों को ही मिलती है, बाकी को नहीं मिलती। सभी कैदियों को ये सुविधा हासिल नहीं होती। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम इससे पहले 6 बार या उससे भी ज़्यादा फर्लो या पैरोल पर जेल से आ चुका है। क्या यह संयोग है कि जब भी हरियाणा में लोकसभा या विधानसभा के चुनाव होते हैं तो राम रहीम को पैरोल या फर्लो मिल जाती है? आखिर दुष्कर्म और हत्या के सजा याफ्ता मुजरिम में ऐसा क्या है जो बार बार उसे पैरोल या फर्लो मिल जाती है? दरअसल उसके पास एक वोट बैंक है। अगर उसके पास वोट बैंक नहीं होता तो वह शायद आसानी से जेल से बाहर नहीं आता, जैसे बहुत लोग नहीं आते।
उधर राजस्थान हाई कोर्ट ने आसाराम की 7 दिन की पैरोल मंजूर कर ली है। आश्रम में बच्ची से दुष्कर्म मामले में 1 सितंबर 2013 से वे जेल में बंद है। आसाराम करीब 11 साल बाद पैरोल पर बाहर आएगा। ये पहली बार है जब आसाराम को पैरोल मंजूर हुई है। वह पुलिस कस्टडी में इलाज के लिए महाराष्ट्र जाएगा। वैसे आसाराम के साथ ज्यादती तो हुई है। राम रहीम को बार बार पैरोल और फड़ लो, और आसाराम को 11 साल में सिर्फ एक बार पैरोल, और वो भी सिर्फ 7 दिन की। बहुत नाइंसाफ़ी है उसके साथ। दुष्कर्मियों और कातिलों को पैरोल, लेकिन उमर खालिद, खालिद सैफी और ताहिर हुसैन को ज़मानत भी नहीं मिलती है। तो बस तारीख और तारीख। अब खबर ये नहीं है कि कोई रेल बेपटरी हुई, खबर ये होनी चाहिए कि आज कोई रेल बेपटरी क्यों नहीं हुई। हाल के दिनों में जितनी रेल बेपटरी हुई है शायद ही कभी हुई हो। जैसे बिहार में पुल ढहने का सिलसिला शुरू हुआ था, ऐसे ही आजकल रेल को बेपटरी होना का सिलसिला शुरू हो गया है। पुल ढहने की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली थी, तो रेल के बेपटरी होने की जिम्मेदारी भी कोई नहीं ले रहा है। जिम्मेदारी लेने का चलन ख़त्म हो चुका है। ठसक से जिम्मेदारी नहीं लेने का चलन है। लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ ने अपनी फेसबुक वॉल पर लिखा है, अश्वनी वैष्णव जी, रेलवे आपके खेल का सामान नहीं है। आपने कवच लगवाया और ट्रेनें लड़ती रहीं। आपने पटरी के साथ प्रयोग किया और अब प्रतिदिन सुबह शाम ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हो रही हैं। रेलवे अब और विकास नहीं झेल पाएगा, उसे बख्श दीजिए सर। क्या रेल मंत्री रेल दुर्घटनाओं की जिम्मेदारी लेंगे? नहीं लेंगे। इस सरकार में श्रेय लिया जाता है, जिम्मेदारी नहीं ली जाती। श्रेय लेने का अधिकार किसको है? कौन रेलों को हरी झंडी दिखाता है, ये आप देखते ही होंगे। ना वो जिम्मेदारी लेते हैं, ना रेल मंत्री अश्वनी जिम्मेदारी लेने के तैयार हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। सलाम, नमस्ते। मैं हूं सलीम अख्तर सिद्दीकी। बहुत बहुत शुक्रिया।